हेलो गाइस। आज आप लोग को जो है कोशिका सेल के विषय में आप लोग को जो है कुछ परिचय दिखाना है। जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सेल के विषय में समझेंगे पूर्ण रूप से। सेल जो हम लोग सेल का पहला पार्ट मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। फिर इसमें सेल का जो है दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले हम लोग पहला पार्ट के विषय में समझते हैं। सेल सेल को हम लोग जो है CELL सेल मीन्स कोशिका होता है। ये सेल का जो है ये वैज्ञानिक नाम नहीं है। इस सेल को हम लोग साइटो कहते हैं, CYTO साइटो, जो बायोलॉजिकल नेम होता है। ये बायोलॉजिकल नेम होता है। ऐसे सेल मीन्स हम लोग कोशिका कहते हैं। अब आता है प्रश्न कि ये सेल के अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं। तो सेल का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, जिसमें हम लोग साइटोलॉजी, जिसमें आप लोग को मैंने आपका व्हाइट बोर्ड में मैंने लिखा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें इस कोशिकाओं में बहुत से जो है जीव जंतु, बहुत से जो है आपका जो है प्लांट्स के वर्ग इसमें आते हैं। फिर आता है इसकी खोज किसने किया। तो इसमें रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक इनकी खोज किया है, और जिसमें जीवित कोशिका का नाम या जीवित कोशिका का ये खोज, जीवित कोशिका खोज एंटोनी वॉन लुहेनहॉक ने किया है। एंटोनी वॉन लुहेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, जिसमें इसका सिद्धांत जो है इनके जो है स्लाइडिन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर आता है प्रश्न कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है ये माइकोप्लाज्मा माना जाता है। माइकोप्लाज्मा विश्व की सबसे छोटी कोशिका हुई। मतलब आ जाएगा प्रश्न कि सबसे छोटी कोशिका विश्व में कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। फिर आ जाएगा प्रश्न कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इस तरह जो है विश्व में आप इसको दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न आ जाए कि मानव में सबसे छोटा और बड़ा कौन होता है। तो मानव में आप लोग देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु को माना जाता है, जिसको हम लोग स्पर्म जो है, जो शुक्राणु होता है जो मेल से स्रावित होता है, उसको हम लोग स्पर्म को जो है सबसे छोटी कोशिका है। फिर सबसे बड़ी कोशिका जिसमें आपका फीमेल में जो है अंडाणु होता है, उस अंडाणु को जो है सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। फिर आ जाए प्रश्न, देखिए ये तो छोटी बड़ी हो गया। अब लंबी है, तो सबसे बड़ी लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जो हमेशा ये विभाजित रहित होती है। तो न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है। न्यूरॉन हम लोग को जो है माइंड, मस्तिष्क में पाया जाता है। साइंस हमारा कहता है कि इसमें 80% न्यूरॉन हम लोग माइंड में ही, मस्तिष्क में ही होता है। जैसे कभी मान लीजिए कि इसमें कभी मान लो एक्सीडेंट, रास्ते में कोई जा रहा है, रास्ते में जो है एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने से कहीं अगल बगल कहीं कट फट जाता है, तो उसमें तो विभाजन, सूत्री विभाजन आप लोग पढ़ाया जाता है साइंस में। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के बाद उस कोशिका का निर्माण हो जाता है। लेकिन मस्तिष्क में न्यूरॉन जो है एक बार क्षतिग्रस्त हो जाए तो फिर उसका, इसीलिए जो है हम आपके भारत सरकार या और भी सरकारों ने जो है हेलमेट लगाने के लिए सुझाव देती है। इसलिए हमें हेलमेट भी लगाते रहना चाहिए। और इस न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सबसे लंबी को। फिर सबसे तेज विभाजन किस में होगा, तो सबसे तेज विभाजन जो है लीवर में पाया जाता है। यकृत जिसको हम लोग कहते हैं, लीवर, यकृत। तो यकृत जो है, यकृत अपने आप डायफ्राम में, मतलब लीवर कट भी हो जाए तो अपने आप लीवर जो है ये आपका बन भी जाता है। जैसे आप छिपकली देखें, छिपकली का पूंछ भंगुर होता है, और कहीं टच कर दिया जाए तो छिपकली का पूंछ क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद छिपकली का पूंछ अपने आप ही जो है उभर कर जमकर आ जाता है। इसी तरह में लीवर जो होता है, लीवर भी, इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत तेज, सबसे तेज विभाजन लीवर में ही होता है, जिसकी वजह से लीवर क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। तो लीवर पुनः जो है निर्माण अपने आप ही हो जाता है। अब आते हैं अगला प्रश्न। इस तरह जो है कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग के बाद पूरा बॉडी में हो जाता है। अब अगला प्रश्न इसमें आता है कि अब कोशिकाओं में सबसे आपका पहला कोशिका जिसमें मैंने लिखा है। अब आता है कोशिका झिल्ली क्या है। झिल्ली जो है जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। ये दोनों में ही पाया जाता है, और ये दोनों में ही कोशिका झिल्ली जो है विद्यमान होते हैं। लेकिन अब आता है दूसरा कोशिका भित्ति जो है जंतुओं में नहीं होता है, केवल पादपों में ही कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जैसे में हम अब जो है पौधों का हम लोग जो है बोकला, भोजपुरी में बोकला कहा जाता है। तो बोकलवा जब हम लोग निकालते हैं तो बोकलवा क्या हो गया, वही आपका जो है
ये कोशिका भित्ति हो जाता है, जो केवल पौधों में पाया जाता है, हम लोग में मतलब जंतु वर्ग में नहीं पाया जाता है। अब आता है तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है अल्थमाइन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसमें एक बार जब भोजन जब हम लोग कर लेते हैं तो इसमें 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। अब जब 38 एटीपी अणुओं के निर्माण के बाद एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है, जिसके वजह से फिर हमें एनर्जी मिलता है। और एनर्जी इस एटीपी के रूप में हम लोग बॉडी के अंदर विद्यमान रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता है। और इस तरह जो है माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बॉडी के लिए ये पावर हाउस भी कहा जाता है। फिर आ जाता प्रश्न कि कोशिका के सब इंजन किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही एनर्जी ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। आगे चल देखते हैं। अगला जो है ये जो है गोल्जी बॉडी में जो है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसी खोज किया था। ये गोल्जी बॉडी करता क्या है, तो गोल्जी बॉडी जो है ये परिवहन का काम करता है। जो भी एनर्जी होता है एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को ले जाने का काम गोल्जी बॉडी ही करता है। जैसे मान लीजिए अभी अध्यापक को गण हो और पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते जीव तब थक के तुम चूर, अब जब थक के चूर हो जाए तो उस जीविया तक जो है एनर्जी कौन ले जाने का काम करेगा, इस गोल्जी बॉडी ही काम करता है। और एक जगह से दूसरी जगह जो है इस एनर्जी को ग्लूकोज को ले जाने का काम ये करते रहते हैं। फिर एनर्जी मिल जाता है, फिर अध्यापक गण या कोई भी वक्ता जो है अपने बातों को जो है आप लोग समक्ष कहता रहता है। फिर अगला रसधानी का वर्क क्या होता है। रसधानी जो है जल संग्रह का काम करता है, जिसमें 65% जल ये संग्रह किया जाता है। जल संग्रह का मतलब ये थोड़े हुआ कि हम लोग का जो है पेट में जो है संग्रह रहेगा। अरे 1-2 लीटर हम लोग पानी पी लिए जो पेट में होता है, स्टमक में होता है, लेकिन ये रसधानी में ये 65% जल होता कहाँ है, तो सब रुधिर कोशिकाएं या और भी जो बॉडी सभी पूरे बॉडी हम लोग बॉडी में जो कोशिकाएं फैली हुई हैं उन कोशिकाओं के अंदर जो इस जल का संग्रह होता रहता है या होता रहता है। अब आते हैं ताराकाय की खोज जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया है, और जिसमें ये करता क्या है कि कोशिका विभाजन काम करता है। अब कोशिका विभाजन का मतलब कि कोशिका विभाजन का मतलब ये थोड़े कि नहीं जो है अपनी उसको तोड़ देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोशिका विभाजन का मतलब ये हुआ कि वो नई जब कोशिकाएं जब पुरानी हो जाती तो उसको 2 भागों में तोड़ना और नई कोशिकाओं को जो है उभर कर मतलब पुनः निर्माण का काम, पुनर्योजन का काम ये आपका जो है तारकाय जो है करते रहते हैं। पुनर्निर्योजन मतलब जैसे मान लीजिए जैसे अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है, जब अमीबा जब पुराना हो जाता है तो अपने बॉडी को 2 भागों में तोड़ देता है, मतलब द्विखंडन कर देता है। द्विखंडन होने के बाद और फिर जो है नई जो है 2 अमीबाओं का निर्माण हो जाता है। तो सेम वही आपका तारकाय भी करता रहता है। फिर अंतःप्रदवी जालिका क्या होती है। अंतःप्रदवी जालिका जो है ये आंतरिक कंकाल कहे जाते हैं, मतलब बॉडी का आंतरिक कंकाल होते हैं। ये अंतःप्रदवी जालिका जो है के द्वारा जो है ये आंतरिक कंकाल कहा जाते हैं, और पूरे बॉडी को ढांचा इन्हीं के द्वारा जो है मतलब कंकाल से कैसे ही न ढांचा मिलता है, इसलिए जो है इनको हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। आते हैं राइबोसोम जो है करता क्या है कि प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन इसलिए जब प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसीलिए इसे हम जो है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिर इसमें 70S और 80S मतलब 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक वाले कोशिकाओं में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक वाले कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें आपका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझ ही रहेंगे। प्रोकैरियोटिक मतलब नीली हरी शैवाल और जीवाणु में ही 70S का जो है आपका ये राइबोसोम पाए जाते हैं, और 80S वाले जो है यूकैरियोटिक वाले कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला ये केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जिसमें इसी केंद्रक के द्वारा ये क्रोमोसोम्स डीएनए बनते हैं, और 80% इसी में से प्रोटीन का भी निर्माण होता है, जिसमें 10% डीएनए होता है। इसीलिए इसमें जब ये डीएनए आरएनए का जब निर्माण होता है, ब्रेन ऑफ सेल जो है केंद्रक को ही कहा जाता है, मतलब कोशिकाओं का दिमाग केंद्रक को ही कहा जाता है। ठीक है। अब जो है लाइसोसोम जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था कुछ, जिसमें जल अपघटन एंजाइम इनमें पाया जाता है।
और लाइसोसोम में डी डुबे नामक वैज्ञानिक खोज किया था। अब इसका कार्य वो होता है कि ये जल अपघटन का काम करता है, जल अपघटन, इसलिए सुसाइड ऑफ बैग भी इसे कहा जाता है, मतलब मृत्यु की थैली भी इसे कहा जाता है। इसलिए ये करता क्या है कि अपने आप जब कोशिकाएं जब क्षतिग्रस्त हो जाती है, जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गया, अध्यापक गणों लोग कहीं मान लीजिए चोट मार दिए, मतलब डंडा मार दिए, या रास्ते में जा रहे कहीं पुलिस वाला ही थमा दिया, यहाँ पर है थमा दिया, तो काला काला जब हो जाएगा तो काला वाला पोर्शन कभी सोचेंगे कि धीरे धीरे कैसे समाप्त होता है, जब वहाँ कोशिकाएं सब मर जाती हैं, जब मर जाती हैं तो तभी वहीं पर दाग हो जाता है, काला दाग। जब काला दाग जब हो जाता है तो जब कोशिकाएं मर गई, वहीं की कोशिकाएं, पूरी बॉडी नहीं, वहीं कोशिकाएं जब मर गई तो ये लाइसोसोम करता क्या है, उन कोशिकाओं को जिंदा करने के लिए अगल बगल की जो कोशिकाएं जिंदा होती हैं वो देखती हैं, अरे भाई ये क्या हो गया है। अब वो देखती हैं और देखने के बाद फिर वहाँ जो है कुछ एंजाइम का छिड़काव करना शुरू कर देती हैं, और फिर जो लाइसोसोम फिर वहाँ की कोशिकाओं को भी जिंदा कर देती है, जहाँ मतलब कालापन वहाँ का समाप्त हो जाता है। ये लाइसोसोम कहा जाता है, इसीलिए इसको सुसाइड ऑफ बैग भी कहा जाता है, मृत्यु की थैली भी से कहा जाता है, कारण कि इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो ये प्लीहा में और तिल्ली में जाकर ये मर जाती है। आरबीसी मतलब 120 दिन का जीवन काल होता है, 120 दिन के बाद ये आरबीसी की मृत्यु हो जाती है और प्लीहा में जाकर मर जाती है, इसलिए कि लाइसोसोम इनमें होता ही नहीं है, ठीक है, और इनको जीवित ये नहीं करते हैं, इसीलिए ये जाकर थैली में मरते हैं। और जिनको ये आपका कब्र प्लीहा, इसको मतलब कब्र भी कहा जाता है, कब्र कौन होता है आरबीसी का, तो प्लीहा होता है। फिर अगला जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जो है दो भागों में डिवाइड किए, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग कहते हैं। ये